कैसी बीमार सास पल्ले पड़ी है मेरे, बहू हूँ कोई नर्स तो नहीं हूँ। घर के बाहर ढोल धमाकों की आवाज, गीत गाती हुई औरतें, पटाखों के फूटने की आवाज, सचमुच बहुत ही मनमोहक दृश्य था। आज नई दुल्हन का शांति सदन में गृह प्रवेश था। दुल्हन घर के दरवाजे पर उस बड़ी सी कार में आ चुकी थी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, दुल्हन ने पहला कदम बाहर रखा और सबसे पहले एक सरसरी सी नजर उस पूरे घर पर टी मारी। उस मकान को देखते ही उसका मन अंदर ही अंदर समुद्र की लहरों की तरह हिलोरे खा गया। उस बड़े से मकान में गृह प्रवेश करते हुए निधि के मन में सुकून मिल रहा था। अब तो वो इस घर की मालकिन होगी, बस यही बात बार बार मन में आ रही थी। सचमुच उसका ससुराल कितना समृद्ध है। कहाँ इतना बड़ा मकान और कहाँ उनका छोटा सा घर, जहाँ खुद का कोई पर्सनल कमरा ही नहीं था। कहाँ वो इस समय उस छोटे से मकान की कल्पना करने बैठ गई। अपने विचारों को झटक निधि घर में प्रवेश करने लगी। निधि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और ये खुशी उसके चेहरे से भी जाहिर हो चुकी थी। पति अमर के साथ घर में प्रवेश करने लगी। घर की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा घर तो उसने सिर्फ सपनों में ही देखा था। ये रिश्ता उसकी बुआ ने बताया था। बुआ अमर के घर से 2-4 घर दूर ही रहती थी। अमर की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, इसीलिए वो अमर की शादी करवाना चाहती थी। शायद यही उनकी अंतिम इच्छा थी। अमर एक अच्छा लड़का था, घर बार भी बढ़िया था, इसीलिए निधि के घर में सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। बस निधि की माँ तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि पहले उसे पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पर इस रिश्ते की सुनते ही निधि ने सबसे पहले हाँ की थी। आखिर बुआ के घर आते जाते उसने ये बड़ी सी हवेली देखी जो थी, वो तो उसके ख्वाब में ही देखती थी। पर आज वो इस हवेली की मालकिन थे। उसके आगे पीछे नौकर चाकर काम करेंगे। आज उसे अपने फैसले पर बड़ा नाज हो रहा था। अच्छा हुआ जो उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, नहीं तो उनकी बात मानकर सिर्फ पढ़ती ही रह जाती और इतना आलीशान बंगला ना मिलता। मन ही मन सोचती हुई निधि ने घर में प्रवेश किया। घर के अंदर की भव्यता देखते ही निधि की निगाहें यूं ही रुक गईं। मन में एक लालच सा समा गया कि अब वो इस घर की मालकिन होगी। आप अलग हो वहाँ की सुंदरता को निहारती रह गईं। ये देखकर उसकी ननद जानवी बोली, भाभी अभी तो घर में प्रवेश ही किया है तो आंखें आप अलग हो गईं। आपने तो सपने में भी ऐसा घर नहीं सोचा होगा। सचमुच किस्मत वाली हो आप जो ऐसा घर मिला है। लड़कियां जिस सपने में देखती हैं, थोड़ी देर बाद आसपास की औरतों को विदा कर जानवी निधि को अपनी माँ से मिलवाने के लिए उनके कमरे में ले गईं। निधि ने वहां जाकर देखा कि उसकी सास प्रतिभा जी बिस्तर पर पड़ी थीं। अमर ने उसे बताया भी था कि 10 महीने पहले उन्हें पैरालाइसिस का अटैक आया था। बस तब से वह बिस्तर पर हैं। उनकी सेवा के लिए एक नर्स लगा रखी है जो शाम 8 बजे तक अपनी ड्यूटी से फ्री होकर यहाँ से चली जाती है। तब फिर जानवी या घर का कोई भी सदस्य जो उस समय घर पर मौजूद हो उन्हें देखता है। कमरे में दवाइयों और फिनाइल की मिलीजुली गंध आ रही थी, जैसे किसी अस्पताल में होती है। निधि ने अपने नाक भौं सिकोड़ लिए। तभी जानवी बोली, भाभी देखो, माँ आपको देखकर कितनी खुश हो रही है। आप भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। सचमुच भाभी, अब आपको देखकर मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब आप आ गई हो ना, अब आप माँ को संभाल लेना। निधि ने फीकी से मुस्कान के साथ सहमति दे दी और मन ही मन सोचने लगी, बहू हूँ कोई नर्स तो नहीं हूँ। यहाँ दवाइयों की गंध है, मुझसे थोड़ी देर खड़े नहीं रहते बन रहा है, तो इस कमरे में आएगा कौन। मुझे क्या अपनी माँ की सेवा के लिए लेकर आए हो। खैर थोड़ी देर बाद जानवी उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। अपने कमरे में आकर निधि ने चैन की सांस ली। सबसे पहले तो वो पलंग पर जाकर बैठ गई और
कमरे को निहारने लगी। मेरा अपना कमरा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना कमरा होगा, और सचमुच कितना बड़ा है ये। इस कमरे के बराबर तो हमारा घर था। सचमुच मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन इस सास का क्या करूं? बीमार सास पल्ले पड़ी है मेरे तो, पर फिर भी ठीक है, ज्यादा किचकिच नहीं करेगी। और फिर कितने दिनों की है, ननद भी शादी करके ससुराल चली ही जाएगी, फिर तो सब कुछ मेरा ही है। खैर, अभी ये सब क्यों सोचूं? अभी तो इसके लिए बहुत वक्त है। अभी तो हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? मुझे तो सिर्फ इस बात पर फोकस करना है। सोचती सोचती वो बिस्तर पर लेट गई, और कब उसे नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। जब अमर कमरे में आया तो वो सोई हुई थी। उसे सोता देखकर अमर ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा, और वो पलंग की दूसरी तरफ जाकर सो गया। फिर जब सुबह हुई तब निधि की नींद खुली। तब तक अमर उठकर जा चुका था और अपनी माँ के कमरे में उनसे मिलने चला गया था। कैसा पति मिला है, यहाँ नई दुल्हन आई हुई है, उसका ख्याल नहीं है। अपनी बीमार माँ से मिलने चला गया। मन ही मन बुदबुदाती हुई निधि तैयार हुई और बाहर आई। बाहर हॉल में से बुआ सास चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें देखकर निधि ने उनके पैर छुए तो बुआ सास ने आशीर्वाद दिया। फिर निधि इधर उधर देखने लगी तो वो बोली, सब लोग भाभी के कमरे में हैं। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, इसीलिए डॉक्टर को बुलाया है। मैं बस अभी उस कमरे से आई हूँ, तुम भी कमरे में जाकर मिल ही लो, भाभी को अच्छा लगेगा। फिर से उस कमरे में मन ही मन सोचती हुई निधि कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिर अपना इम्प्रेशन खराब थोड़ी न करना था। कमरे में गई तो सब लोग प्रतिभा जी के पास ही खड़े हुए थे। निधि को देखते ही जानवी प्रतिभा जी को हल्का सा हिलाते हुए बोली, मम्मी देखो तो भाभी आई है आपसे मिलने के लिए। उसकी बात सुनकर प्रतिभा जी ने निधि की तरफ देखा। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से कूच कर गईं। घर में मातम का माहौल हो गया। सबको पहले से ही पता था कि प्रतिभा जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो शायद अमर की शादी के लिए ही रुकी हुई थी, इसीलिए सब लोगों ने दुखी मन से उन्हें विदा किया। ये माहौल तो निधि के लिए पूरी तरह से उम्मीद के बाहर था। 2 दिन बाद जानवी अकेली रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो बुआ सास ने निधि से कहा, बहू अब तुम भी रसोई संभालो। जानवी अकेले काम कर रही है, उसकी मदद कर दो। आज से खाना घर पर ही बनेगा। इतनी बड़ी हवेली और खाना खुद बनाते हैं। निधि मन ही मन सोचती हुई एकटक बुआ जी को देखती रह गई। अरे क्या सोच रही है बहू? निधि ने ना में गर्दन हिलाई और आखिर मन मारकर रसोई में गई और जानवी की मदद कराने लगी। थोड़ी देर बाद जानवी और निधि को ससुर जी ने अपने कमरे में बुलाया। निधि जानवी के साथ जब कमरे में गई तो वहाँ ससुर जी, बुआ सास और अमर पहले से ही बैठे हुए थे। वो दोनों भी एक तरफ जाकर खड़ी हो गईं। तब ससुर जी बोले, देखो जैसा कि तुम सब जानते हो कि प्रतिभा के इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। ये बंगला हमें बेचना पड़ा था। वो तो इसे मैंने अपने दोस्त को बेचा था, इसीलिए उसने इजाज़त दे दी थी कि जब तक प्रतिभा है तब तक हम यहाँ रह सकते हैं। पर अब हमें 15 दिन के पूरे कार्यक्रम करने के बाद ये घर खाली करना है। तुम लोगों पर एकदम से काम का वजन ना पड़े, इसीलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इन दिनों में अपना अपना सामान पैक कर लेना, ताकि
तुम लोगों को परेशानी ना हो। ये सुनकर सब लोग जहाँ चुप थे वहीं निधि के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ तो वो उस बंगले को देखकर इसकी मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ एकदम से जमीन पर आकर गिरी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले अपनी बुआ को फोन किया और फोन पर ही उन्हें सुनाने लगी। बुआ, कौन से जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? ये कहाँ शादी करवा दी है आपने मेरी? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आपको पता भी है ये बंगला तो बिका हुआ है। इनके पास कुछ भी नहीं है। बर्बाद कर दी आपने मेरी जिंदगी। बिना बुआ की कोई बात सुने ही उसने फोन रख दिया। रात का समय था, इसीलिए दूसरे दिन बुआ निधि के पापा मम्मी के साथ उसके ससुराल पहुंची। घर का माहौल ही ऐसा था तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो लोग क्यों आए हैं। आते ही निधि की मम्मी ने उसकी बुआ सास से पूछा, निधि नहीं दिख रही है, अंदर रसोई में है क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। आप उसके कमरे में ही जाकर मिल लो। उनकी बात सुनकर बुआ और मम्मी कुछ देर बाद निधि के कमरे में गई। निधि सिर दर्द का बहाना कर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन दोनों को वहां देखते ही निधि बरस पड़ी। बर्बाद कर दी आप लोगों ने मेरी जिंदगी। बुआ को क्या पता नहीं था कि यहाँ सब कुछ बिका हुआ है? आप तो बहुत अच्छे से जानती थी इनके परिवार को। कहाँ तो मैंने सोचा था कि घर की मालकिन बनूंगी। अरे आपने तो मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी अब तो। अचानक निधि की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, तेरी बुआ ने हर बात क्लियर बोली थी, सबके सामने बोली थी, तू भी वहीं बैठी हुई थी, पर तेरी आंखों पर तो हवेली की पट्टी लगी हुई थी जो ना तू देख सकी और ना ही सुन सकी। अब ये बेवजह का रोना बंद कर। ससुराल आते ही ससुराल की मालकिन बनना है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेनी है। इसीलिए कहा था कि पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन, कम से कम पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी गृहस्थी तो चला पाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीधा पति की प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी बिना जिम्मेदारी के। अपनी मम्मी की बात सुनकर निधि चुप हो गई। आखिर मम्मी गलत तो नहीं कह रही थी। आगे क्या होगा उसने धीरे से कहा, माता पिता हैं हम, गड्ढे में तो तुझे फेंका नहीं होगा। ये हवेली वगैरह बिक चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना एक फ्लैट खरीद रखा है। समधी जी का बिजनेस डूब चुका है, लेकिन अमर की तो नौकरी अच्छी है और वो मेहनती भी है। तेरी तरह ख्याली पुलाव नहीं बनाता। भविष्य में कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेगा, बस तू उसका साथ दे। उसके रास्ते का रोड़ा मत बन। जॉब नहीं कर सकती तो उसके घर को अच्छे से संभाल ले, ताकि वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ सके। इतना अच्छा ससुराल मिला है, उसे खराब मत कर। वो लोग तो अभी वैसे ही दुखी हैं। अगर उन लोगों को तेरी सोच पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। मम्मी की बात सुनकर निधि अब चुपचाप ससुराल में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद निधि अपने ससुराल की धुरी बन चुकी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।